Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग करते हैं 22.5 रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आरक्षण नीति के बारे में। 22.5.1 रैशनल 22.5.1 रैशनल, जिसको हिंदी में कहते हैं तर्क। Keeping in mind the backward condition of the backward classes, the constitution makers also made special provisions for the upliftment of the backward classes. अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी परिस्थिति बहुत खराब है, वो बहुत ही पिछड़े हैं, ठीक है। हमारे संविधान को जो लोग बना रहे थे वह इस बात का बहुत ध्यान रखे थे, ठीक है। वह स्पेशल प्रोविजन किए, वो प्रावधान रखे कि ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ये आगे बढ़ें, इनका विकास हो। द स्पेशल प्रोविजंस आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। अब ये जो स्पेशल प्रोविजंस किया गया था, ये जो विशेष प्रावधान किए गए थे, ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए किए गए थे कि जो भेदभाव होता है, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको बचाया जा सके, ठीक है। The policy of reservation is an instance of protective discrimination. आप देखिए, जो आरक्षण की नीति है, ठीक है, वो क्या है? वो एक ऐसा तरीका है जिससे भेदभाव को रोका जा सके। अब ये भेदभाव क्या हो रहा है? जो ऊंची जाति के लोग थे वो पिछड़े जाति के लोगों से भेदभाव करते थे, इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाए थे। जैसे कि मान लीजिए छुआछूत चलता था, फिर जो लोग बहुत ही नीचे दर्जे का काम करते थे, लोग उनके संग जो व्यवहार करते थे उस हिसाब से बहुत तकलीफ होती थी। फिर जो निचले जाति के लोग थे उनको वोटिंग का भी अधिकार बहुत जगह पे नहीं था, तो सबको अधिकार दिया गया। बिफोर वी डिस्कस द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लेट अस ब्रीफली लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द बैकवर्ड क्लासेस। अब इससे पहले कि हम लोग आरक्षण की जो नीतियां थी, जो संविधान में प्रावधान किए गए थे, उनको पढ़े। आइए हम लोग संक्षिप्त में देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं पिछड़े वर्ग, एससी शेड्यूल कास्ट, एससी शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनके लिए। आर्टिकल 38 एंड 46 इन द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स enjoin upon the state the duty to strive for the welfare of the people in general and the backward classes in particular. हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 और 46 में, जो कि हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो हमारा चैप्टर था उसमें पढ़े थे, उसमें यह बात पे जोर दिया गया है कि जो राज्य होगा उसका यह काम होगा कि वो अपने राज्य के लोगों का, नागरिकों का कल्याण करें और खासकर जो लोग पिछड़े वर्ग का है उन पर ध्यान दें। आर्टिकल 38 states the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and promoting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall form all institution of national life. अब अनुच्छेद 38 में क्या लिखा हुआ है कि जो राज्य होगा उसको क्या करना होगा? अपने राज्य के हर एक नागरिक का कल्याण करना होगा, ठीक है। उसकी जो उसका जो अधिकार है, ठीक है, उसकी रक्षा करनी होगी, विकास करना होगा उन लोगों का, ठीक है। जो सामाजिक तरीका है, जो सामाजिक निर्देश है, ठीक है, चाहे वो न्याय से संबंधित हो, सामाजिक जीवन से संबंधित हो, आर्थिक, राजनीतिक, सब जितने भी संस्थाएं हैं जिससे हमारा देश चल रहा है, सबको एक साथ करके रखना होगा। The state shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate the inequalities in status, facility and opportunities not only amongst individuals but also amongst group of people residing in different areas and engaged in different vocations. अब राज्य को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जो कमाई है, जो इनकम है, उसमें असमानताएं जो हैं उनको कम करना होगा। सभी लोगों को अवसर देना होगा कि सब एक बराबर का इनकम कर सके, पैसा कमा सके।
साथ ही साथ जो लोगों को दर्जा दिया जाता है, जो लोगों को फैसिलिटीज दी जाती हैं, अधिकार, विशेषाधिकार चीज दिए जाती हैं, वो भी कम की जाए। सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए, एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग बहुत अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको भी वह जोड़े, उनको भी अवसर दे, ताकि वह एक जैसा लोग काम कर सकें, सब सम्मान के साथ विकास करें खुद का, देश का, और अच्छे से जी पाए। Article 46 stipulates, the state shall promote with special care the educational and the economic interest of the weaker section of the people, and in particular of the scheduled caste and tribes, and shall protect them from injustices and all form of exploitation. अनुच्छेद 46 कहता है कि जो राज्य है उसको क्या करना होगा, विशेष ध्यान देना होगा कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन सब को शिक्षा मिले, उनका आर्थिक स्थिति अच्छा हो, ठीक है। खास करके जो शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST, देखिए SC ST आप बहुत बार सुनते होंगे, ये जो लोग हैं उनकी रक्षा की जाए, उनको, उनके वर्ग को पढ़ाया जाए, शिक्षा दिया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी की जाए। और उनकी रक्षा किस चीज से करना है कि उनके संग कुछ अन्याय ना हो, ठीक है, कुछ उनके संग गलत ना हो और कोई उनका शोषण ना करे। The policy of reservation is based on the principle of protective discrimination. अब जो आरक्षण का सिद्धांत है वह इस आधार पे किया गया कि लोगों का भेदभाव जो होता है, ठीक है, वो ना हो, लोगों का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ना हो और इस चीज की रक्षा की जाए। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन in favor of backward classes was felt necessary by the constitution makers because of the realization that equality of opportunity alone would not suffice to bring the backward class at par with the rest of the society. अब देखिए, जो भेदभाव है उसकी रक्षा करना ये जरूरी था पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि जो संविधान बना रहे थे उनको ये महसूस हुआ कि सिर्फ यह बोल देना या यह समझना कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, इससे काम नहीं होगा। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी मौका देना होगा ताकि वह समाज में एक बराबर दर्जा उनको मिल पाए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एब्सेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ कंडीशन वुड रिजल्ट इन डीपनिंग ऑफ इनइक्वालिटी इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग इक्वालिटी। अब देखिए, जो बराबर का अधिकार होता है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एब्सेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ कंडीशन वुड रिजल्ट इन डीपनिंग ऑफ इनइक्वालिटी इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग इक्वालिटी। अब मान लीजिए आप एक समान अवसर देना चाहते हैं लेकिन सबकी परिस्थितियां एक समान नहीं है, तो इससे क्या होगा, असमानताएं बढ़ेंगी और ये जो हम लोग एक समान सबको लाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई नौकरी है, ठीक है, जिसमें पढ़े लिखे लोग चाहिए। अब जो पिछड़े जाति के लोग हैं वो पढ़े लिखे है ही नहीं, तो कंडीशन तो सेम नहीं था, तो एक जैसा अवसर में सब खड़े नहीं हो सकते, तो असमानताएं बढ़ती रहेंगी। One must note here that the provision of protective discrimination is not an exception but integral to the right of equality. अब आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो भेदभाव को जो सुरक्षित रखा जा रहा है कि ये प्रावधान है कि भेदभाव ना किया जाए, ठीक है, इस बात पर जो कानून बना है ये इसलिए है क्योंकि ये सब का अधिकार है। हमारा जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे राइट्स के अधिकारों के बारे में, ठीक है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था, मौलिक अधिकार, उसमें एक अधिकार है राइट टू इक्वालिटी। आपके देश के हर एक नागरिक, जो भी है आपके देश का नागरिक, सिटीजन, उसके पास ये अधिकार है कि सब एक बराबर रहें, ठीक है। 2.5.2 रिजर्वेशंस फॉर SCs एंड STs। अब जो शेड्यूल कास्ट के थे, जो शेड्यूल ट्राइब के थे, उनको किस प्रकार का आरक्षण मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल एज बैकवर्ड क्लासेस। हमारा जो संविधान है वह 3 श्रेणियों के लोगों को पिछड़े वर्ग का मानता है। इन दिस सेक्शन वी विल डील द प्रोविजंस रिलेटिंग टू SCs एंड STs। अब ये जो सेक्शन है, ये जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग SC ST के बारे में बात करेंगे। ये पहला है शेड्यूल कास्ट, फिर है शेड्यूल ट्राइब,
तीसरा होता है ओबीसी, लेकिन हम लोग इस सेक्शन में ओबीसी के नहीं, एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ रिजर्वेशंस फॉर द एससीज एंड एसटीज। दीज आर, अब हमारा जो संविधान है वो 3 प्रकार के आरक्षण देता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को। अब वो क्या है? रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट सर्विस एंड इन पब्लिक सेक्टर। अब जो सरकारी नौकरी होता है, जो सार्वजनिक जो कार्य हैं, उनमें जो नौकरियां मिलती हैं, उनमें इन लोगों को आरक्षण दिया गया है। रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब जो शिक्षा केंद्र है, जो संस्थान है, वहां पर इनको आरक्षण दिया गया है। एंड रिजर्वेशंस इन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन, अब जो विधानसभा होता है, राज्यसभा, लोकसभा, यहाँ पर भी इन लोगों को दिया गया है आरक्षण कि इतने लोग कम से कम होंगे। अब कितने क्या होंगे देखिए, अंडर आर्टिकल 16A 324 and 333, 15% and 7% of the jobs are reserved at all levels in public service for the SC and STs respectively। अब देखिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए 7% नौकरियां हर एक स्तर पर, जो भी पब्लिक सर्विस होगा, सरकारी नौकरी होगा, हर एक स्तर पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को 15% और शेड्यूल ट्राइब के 7% का आरक्षण किया हुआ है, रिजर्वेशन किया हुआ है। दिस रिजर्वेशन हाउएवर मस्ट एज फार एज इट मे बी कंसिस्टेंट विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिकल 35। अब यह जो आरक्षण है, ठीक है, अब जिस हद तक ये है, ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो प्रबंधन होगा, उसको मेंटेन किया जाए, ठीक है। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 बोलता है कि यहाँ पर जो शिक्षा संस्थान है, जो संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां पर भी कुछ सीटें आरक्षित होंगी। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 स्टेट्स, नथिंग इन आर्टिकल 15 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। अब देखिए, अनुच्छेद 15 या क्लॉज 2 जो है अनुच्छेद 29 का, कुछ भी नहीं रोक पाएगा किसी राज्य को, अगर वो चाहे एक विशेष प्रावधान बनाए ताकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक रूप में और शिक्षा के रूप में जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो पिछड़े हैं और जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जो शेड्यूल ट्राइब है, इन सब को शिक्षा का अधिकार और समाज में अपना एक अच्छा दर्जा पाने का अधिकार मिलना चाहिए। Accordingly, the union and the state governments have reserved 20% of the seats in all educational institutions maintained by public money। अब इसी तरह से जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, वो सभी जो शिक्षा संस्थान है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो आम जनता के पैसे से चलाई जाती है, जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर 20% जो सीट्स हैं वो आरक्षित करके रखे हैं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। Moreover, qualifications for admission have also been relaxed for the SCs and STs so that they can get access to educational opportunities। अब इसके साथ ही साथ जो SC ST के लोग जो होंगे, उनका जो क्वालिफिकेशन होगा, उनमें भी छूट दिया गया है ताकि इनको शिक्षा के क्षेत्र में अवसर मिल सके। आर्टिकल 320 and 332 provides reservation of seats in the Lok Sabha एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब देखिए, जो अनुच्छेद 330 है और 332 है, ये लोकसभा में और राज्य विधानसभा में कुछ सीटें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित करती है। 78 सीट्स फॉर द एससीज एंड 38 सीट्स फॉर द एसटीज आर रिजर्व्ड इन लोकसभा। लोकसभा में शेड्यूल कास्ट एससी के लोगों के लिए 78 सीटें और शेड्यूल ट्राइब एसटी के लोगों के लिए 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। In the state legislative assembly, 540 and 282 seats are reserved for SCs and STs respectively। अब देखिए, राज्य विधानसभा का जो सदस्य होते हैं, उनमें SCs के लिए 540 और ST के लिए 282 जो सीटें हैं वो आरक्षित किए गए हैं।
मोरोवर सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व्ड इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसके साथ ही साथ जो पंचायती राज जो संस्था होती हैं उनमें भी इनके लिए सीट्स रिजर्व रहते हैं। ठीक है, अब इन सब के बारे में, लोकसभा हो, राज्य विधानसभा हो, पंचायती राज हो, ये सब के बारे में डिटेल में हम आगे के वीडियोज में पढ़ाएंगे। ठीक है। 22.5.3 रिजर्वेशंस फॉर दी ओबीसी। अब जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं ओबीसी के, इनके लिए किस प्रकार से आरक्षण किया जाता है? As we have already noted, the task of specifying and identifying other backward classes was left to the union and state government. जैसे कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, अब जो स्टूडेंट वीडियो लाइन से पढ़ते हैं वही पढ़े हैं, और जो लाइन से नहीं पढ़ते हैं उनसे मैं बोलूँगा आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाया कीजिए, वहाँ से लाइन से हर एक चैप्टर का, हर एक मॉड्यूल का हम बना के रखें, लाइन से पढ़िएगा तब सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, वो इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन लोग ओबीसी के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं। In many states where the backward classes movement was strong, such as in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Gujarat, Bihar, to name a few, the state governments have reserved jobs at all level in the public service and seats in educational institution. बहुत सारी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा बहुत सारे मूवमेंट्स किए गए थे। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग हुए वहाँ पे, जैसे कि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, गुजरात में, बिहार में, कुछ ही नाम है ये, और भी बहुत सारे राज्य हैं। तो यहाँ के जो राज्य सरकार हैं वो हर एक स्तर में, जितना भी सरकारी नौकरी है, ठीक है, हर एक स्तर में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रखे हैं। साथ ही साथ जो शिक्षा केंद्र हैं, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे भी इन लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं। The union government, however, took a very long time in deciding to provide reservation to the OBCs in the central service. अब जो केंद्र सरकार है उनको बहुत समय लगा इस बात का निर्णय लेने में कि जो केंद्र सरकार की जो नौकरियां होंगी उनमें ओबीसी को आरक्षण मिलेगा या नहीं, या मिलेगा तो कितना मिलेगा। The union government had already as early as 1953 appointed कालेलकर कमीशन अंडर आर्टिकल 340। अब जो केंद्र सरकार थे वो 1953 में ही कालेलकर कमीशन का गठन किए थे अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956 बट इट्स रिकमेंडेशंस वर नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब ये जो कालेलकर कमीशन जो बना वो अपना रिपोर्ट कब दिया? 1956 में। लेकिन ये जो सलाह दिए वो सलाह केंद्र सरकार लागू नहीं किया, उसको नहीं माने। द सेकेंड कमीशन अंडर आर्टिकल 340 वॉज अपॉइंटेड बाई द जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1978। अब जो सेकेंड कमीशन बना आर्टिकल 348 के अंदर, वो कौन लाए? जनता पार्टी सरकार लाई थी 1978 में। दिस कमीशन वॉज नोन एज मंडल कमीशन, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1982। अब यह जो कमीशन बना इनको मंडल कमीशन कहा गया, ठीक है, और ये अपना जो रिपोर्ट है वो 1982 में दिए। इट आइडेंटिफाइड 3,943 कास्ट एज ओबीसी एंड रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जो जनता पार्टी की सरकार थी वो मंडल कमीशन लाए और वो अपना जो रिपोर्ट था कब दिए? 1982 में। अब मंडल कमीशन के अनुसार देश में उस समय 3,943 जातियां ऐसी थीं जो अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़े वर्ग के अंदर आती थी, और मंडल कमीशन का यह सलाह था कि 27% आरक्षण दिया जाए केंद्र सरकार के नौकरियों में, जो चाहे सरकारी हो, गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट जॉब्स हो। साथ ही साथ जो शिक्षा केंद्र है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनमें भी इनको एडमिशंस मिले। On 13th August 1990, the Union government headed by VP Singh issued an office memorandum extending reservation to the OBCs on the lines recommended by the Mandal Commission. 13 अगस्त 1990 में केंद्र सरकार, उस समय VP सिंह जी द्वारा चलाई जा रही थी, वो एक ऑफिस मेमोरेंडम दिए, ठीक है, जहां पर अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उन लोगों को जो आरक्षण दिए गए, ठीक है,
किसके रिकमेंडेशन में, सलाह में? मंडल कमीशन, जो अपना रिपोर्ट 1982 में दिया था। Soon thereafter, widespread protests were staged. अब उसके बाद बहुत जगह आंदोलन हुए, बहुत लोग विद्रोह करने लगे। Writ petitions were filed in Supreme Court and many high courts questioning this measure. अब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहुत लोग इस रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज उठाने लगे। The Supreme Court examined the issue in November 1992 and permitted the Union government to reserve 27% of the jobs for the OBCs subject to the exclusion of the creamy layer among the OBCs. अब सुप्रीम कोर्ट ये जो मुद्दा था इसको नवंबर 1992 में वो इस पे जांच पड़ताल किए और वो केंद्र सरकार को ये आदेश दे दिए कि आप 27% नौकरियां ओबीसी के लोगों के लिए आप आरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आपको ओबीसी में जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, ठीक है, जो आगे बढ़ चुके हैं, जो विकसित हो चुके हैं, उनको इससे अलग रखना होगा। रामानंद प्रसाद कमेटी वॉज सेट अप बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर। अब रामानंद प्रसाद कमेटी बनाया गया केंद्र सरकार द्वारा ताकि ये समझा जा सके कि कौन लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। Once it had done its job, the government executed the order of 13 August 1990 in September 1993. एक बार जब रामानंद प्रसाद कमेटी अपना रिपोर्ट दे दी, तब 13 अगस्त 1990 में जो वीपी सिंह की सरकार द्वारा जो रिजर्वेशन का बात उठा था, उस चीज को लागू कर दिया गया सितंबर 1993 में। Thus, we can see that it took nearly 40 years for the union government to provide the benefits of reservation to the OBC. तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 40 साल लग गए केंद्र सरकार को अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको आरक्षण का जो फायदा था वो देने में। It also took as much time to accept caste as a valid basis on identification of socially and educationally backward class. अब और भी ज़्यादा समय लगा जातियों को इस आधार पर कि वह सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या शिक्षा के रूप से पिछड़े हैं, इस बात को समझने में। We must also note that the benefits of reservation of the OBC apply only to government jobs, but no seats have been reserved for the OBC in Lok Sabha and the state legislative assemblies, a benefit which has been given to SCs and STs. अब हम लोग को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, इस बात को भी समझना चाहिए कि ये जो आरक्षण किया गया अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लोगों के लिए, ये सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही सीमित है। लोकसभा में, फिर राज्य विधानसभा में ओबीसी के लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है। ये आरक्षण सिर्फ SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए किया गया है। अब देखिए 22.5.4 इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन रिजर्वेशन। अब जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण क्यों किया जाए, इसका क्या महत्व है। Women constitute nearly half of the entire Indian population. भारत का जो पूरा जनसंख्या है उसमें लगभग आधा महिलाएं हैं। But conditions of women in India is miserable due to illiteracy, poverty and backward social values. लेकिन हमारे देश भारत में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, दयनीय है। क्यों? क्योंकि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, गरीबी है और हमारा जो समाज का जो मूल है वो बहुत ही पिछड़ा है। महिलाओं को लेके जो नियम कानून बनाया गया वो बहुत ही पिछड़ा है। कीपिंग इन व्यू द prevalent circumstances, reservation for the women was started to emancipate the women from the drudgery of household. अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं के संग बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है, महिलाओं के लिए बहुत सारा तरह का रिजर्वेशन किया गया, ठीक है, उन लोगों के लिए आरक्षण किया गया ताकि जो महिलाएं हैं उनको मुक्ति मिल सके, जो उनके संग घर में कठिन वो परिश्रम करती हैं, जो उनको
पुरुष के बराबर दर्जा नहीं मिलता है। अ डिबेट हैज़ बीन गोइंग ऑन to ensure women's reservation at every level of representative system of Indian democracy and even in the state administrative services। अब देखिए, इस बात को लेके बहुत डिबेट होता है, ठीक है, इस बात को लेके बहुत बहस हुई कि महिलाओं को हर एक स्तर पर आरक्षण मिले हमारे भारतीय लोकतंत्र में। साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पर भी महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं को काम करने का मौका दिया जाए। अंडर द पंचायती राज सिस्टम, women's seats have been reserved at both the पंचायत लेवल and the block and district level। अब जो पंचायत राज सिस्टम जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में पढ़ाए हैं, वहाँ पर महिलाओं के लिए दोनों ही स्तर पर, चाहे वो पंचायत स्तर हो चाहे ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, वहाँ पे महिलाओं के लिए सीट्स आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं। Some political parties are also debating the issue of giving at least 30% tickets to women candidates for contesting election of state legislative assembly and also for the parliamentary election, but women's reservation bill is still pending in the parliament। अब कुछ राजनीतिक दल इस बात पर भी बहस करते हैं कि महिलाओं को कम से कम 30% जो महिलाएं हैं, माफ कीजिएगा, जो राज्य विधानसभा या जो संसद में चुनाव होता है उसमें जो टोटल जो कुल टिकट्स दी जाती हैं उसमें 30% जो टिकट्स हैं वो महिला प्रतिनिधि को दिया जाए, विमेन कैंडिडेट को दिया जाए। लेकिन ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है ये अभी भी संसद में इस पे बहस चल ही रही है, अभी भी यह पास नहीं हुआ है। अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो अभी तक क्या क्या सीखे हैं इस चैप्टर के वीडियोस को पढ़कर। व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा? Communalism has divided Hindus and Muslims on religion lines and thwarted communal harmony। अब देखिए, सांप्रदायिकता ये हिंदुओं को मुस्लिमों को ये बांट दी है, ठीक है, और इससे जो हमारा सांप्रदायिक जो हमारा एकता थी ये नाकाम हो गया, ये बिगड़ गया है। The British during the colonial rule and the self-centered political class promoted religious extremism। अब जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे, ठीक है, और सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिकल थे वो लोग, ठीक है, सिर्फ अपना अपना सब राजनीति करते थे, तब धर्म के आधार पर राजनीति होती थी और इसको बहुत बढ़ावा दिया गया था। एज अ रिजल्ट कम्युनल वायलेंस हैज डिस्टर्प्टेड और नॉर्मल लाइफ इन द कंट्री प्रैक्टिकली। अब इसके वजह से क्या हुआ, जो सांप्रदायिक हिंसा होती थी, जो दंगे होते थे, उससे देश में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका आम जीवन बहुत अस्थिर हो गया। द क्रिमिनल फोर्सेस ऑल्सो कॉक्ड ऑन इट दिस। अब जो अपराधी लोग थे वो इसमें अपना ताकत का इस्तेमाल किए। माइनॉरिटी कम्युनलिज्म एंड मेजॉरिटी कम्युनलिज्म alike are harmful to healthy democracy and economic progress। अब देखिए, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता, फिर बहुमत के हिसाब से सांप्रदायिकता, ठीक है, इससे क्या हुआ कि किसी भी देश का लोकतांत्रिक और आर्थिक जो विकास है उसके लिए यह हानिकारक है। In light of the historically accumulated backwardness of the backward classes and the need to bring them at par with the rest of the society, Constitution provided for protective discrimination। हमारे संविधान में भेदभाव को लेके, उसकी सुरक्षा को लेके प्रावधान है, ताकि जो इतिहास से हमारे देश में जो इतने लोग पिछड़े वर्ग के हैं वो आगे बढ़ सके, उनको समाज में एक अच्छा बराबर का दर्जा मिल सके। Protective discrimination is not an exception but integral to the right of equality। हर एक व्यक्ति जो आपके देश का नागरिक है उसके पास ये अधिकार है कि सब एक बराबर के हैं, ये मौलिक अधिकार है आपका, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इस चीज पे जोर देता है कि भेदभाव नहीं करना है, और अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो यह कानूनन अपराध है। While the SCs and STs got the benefit of reservation from the state and the central government since the inception of the Indian Republic, the OBC could get the benefits of reservation in the central services much later in 1993। अब जब भारत एक गणतंत्र बना तब से SC ST के जो लोग थे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग थे, उनको आरक्षण का लाभ होने लगा, चाहे वो
राज्य स्तर पर हो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र स्तर पर हो केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन जो ओबीसी के लोग थे, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, उनको इसका फायदा केंद्र सरकार के जो सर्विसेज थे उनमें 1993 के बाद मिला। No reservation in legislative representation is provided to the OBC। इसके साथ ही साथ जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, अन्य पिछड़े जाति के लोग, उनको लोकसभा में, राज्य विधानसभा में उनको आरक्षण नहीं मिला है। ST SC को आरक्षण मिला है। तो अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को पढ़े हैं लाइन से, वो इतना कुछ अभी तक सीखे हैं। अब अभी तक आप कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियो पढ़ चुके होंगे पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का, और काफ़ी आपको नॉलेज हो गया होगा कि हमारे देश में राजनीति किस हिसाब से चलती है, क्या क्या चीज़ें हैं उस पर। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है और आप उसको उसका जवाब नहीं समझ आ रहा है, तो ऊपर हमारा 9051378712 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ये व्हाट्सएप में भी है, हाइक में है, टेलीग्राम में है। तो आपका जो भी सवाल है आप यहाँ पे भेजिए, ठीक है। मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या चीज़ आपको चाहिए, मैं सारी चीज़ें का उत्तर आपको ज़रूर दूँगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस को अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ट्यूशन सेंटर्स में सभी के संग शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्यों किसी न किसी कारण की वजह से। इसीलिए हम एक एक लाइन आपको यहाँ समझाते हैं। और एक चीज़, अगर आप हमारा सहायता करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है 9051378712, ये पेटीएम में है, गूगल पे, फ़ोन पे, इसमें है। तो आप हमें कुछ डोनेशन भी दे सकें, ताकि हम और भी नए नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ वीडियोस बनाना चाहते हैं। हम एक स्टूडियो बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम फेस टू फेस वीडियोस बनाएं। अभी तो हम सिर्फ पेपर में बनाते हैं, हम चाहते हैं कि हम सामने आके आपको पढ़ाएं, लेकिन उसके लिए बहुत खर्च लगेगा, लाखों का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फेस टू फेस पढ़ें, तो आप हमें डोनेशन दे के हमारा सहायता कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और लाइन से सारे वीडियोस को पढ़िए। धन्यवाद।